नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी ढाई आखर प्रेम का। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए ढाई आखर प्रेम का। टन घंटा बजा और शेफाली की धारा प्रवाह वाणी जहाँ की तहाँ रुक गई। अमर अकबर एंथोनी की कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुँच रही थी और इस मरे घंटे को अभी बजना था। कीर्ति को इतना ताव आया कि किताबें समेटती शेफाली का हाथ पकड़कर उसने कहा, पहले कहानी तो पूरी कर, आगे का हाल पर्दे पर देखिए। शेफाली ने चप्पलों में पांव देते हुए कहा, तू सुनाती है तो पर्दे पर देखने का ही मजा आ जाता है। सच, ऐसा लग रहा है कि हॉल की बिजली एकाएक गुल हो गई हो। जल्दी से शुरू हो जा, नहीं तो मैं सीटी मारना शुरू कर दूंगी, कीर्ति ने धमकी दी। अरे कुछ याद भी है, आज टीपू सुल्तान का पीरियड है, पहले ही वह हमसे खार खाए हुए हैं, शेफाली ने कहा। पर कीर्ति नहीं मानी। उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर बिठा ही लिया। हार कर शेफाली को कहानी पूरी करनी ही पड़ी। पर अब उसमें पहले किसी रवानगी नहीं थी। टीपू सुल्तान का चेहरा आंखों के आगे नाच रहा था। टीपू सुल्तान दरअसल इतिहास की प्राध्यापिका मिस शास्त्री का नाम था। एक बार फर्स्ट ईयर की छात्राओं को तंग करने के लिए उन्होंने फाइनल की छात्राओं को करारी डांट पिलाई थी। बस तभी से उन्हें यह पदवी दे दी गई थी। लड़कियां वाकई नाराज हो गई थीं। जब फर्स्ट ईयर में थी तब उन्हें रैगिंग से बचाने कोई नहीं आया था। अब ये अच्छी मिस शास्त्री आ गई हैं, न्यू कमर्स के सामने उनकी किरकिरी कर दी। उनका सारा रोब चौपट हो गया। इसीलिए उनका नामकरण करके लड़कियों ने अपना गुबार उतारा था। कीर्ति ने इत्मीनान से उठकर लॉन की घास फूस कपड़ों से झाड़ते हुए कहा, अगर पहले से पता होता कि इस बला से पढ़ना पड़ेगा तो कभी हिस्ट्री नहीं लेती, पर अब तो फंस ही गए हैं। शेफाली ने कोई जवाब नहीं दिया। कीर्ति का यूं मजे मजे से उठना, हौले हौले चलना उसके मन में घबराहट उत्पन्न कर रहा था। पीरियड लगभग आधा हो चला था। कमरे के बाहर से ही मिस शास्त्री की धारदार आवाज सुनाई दे रही थी। यह बात नहीं कि हुमायूं में अच्छे शासक के गुण थे ही नहीं, पर उसका दुर्भाग्य यह था कि वह गलत समय में पैदा हुआ था। हालात उस समय कुछ ऐसे थे कि दिल्ली के तख्त को एक आयरन मैन की, एक लौह पुरुष की जरूरत थी। अपने खूबसूरत नाम के बावजूद हुमायूं, मे आई कम इन मिस? नो। यह नो इतना दबंग और अनपेक्षित था कि सारी कक्षा सकते में आ गई। कीर्ति तो पहली कतार तक पहुंच भी चुकी थी। बुत बनी वहीं खड़ी रह गई। डिड यू हियर मी? मिस शास्त्री की सख्त आवाज दोनों को चौंका गई। कीर्ति ने एक बार आंख उठाकर मिस शास्त्री को देखा, फिर सारी क्लास को देखा और फिर शेफाली का हाथ पकड़कर धीरे धीरे क्लास से बाहर चली गई। शर्म और अपमान से दोनों भीतर तक लाल हो गई थीं, पर वे स्कूली लड़कियां तो थी नहीं कि इस बात पर ढुमुल ढुमुल रोती रहती। यह प्रसंग तो उनके उफनते व्यक्तित्व के लिए एक चुनौती भर गया था। बेवकूफ की तरह दरवाजे से ही क्यों चिपकी रह गई? कीर्ति ने अपना गुस्सा उतारते हुए कहा, तुम्हारी वजह से रुक गई, नहीं तो मैं सीधे सीट पर ही जाकर दम लेती, फिर देखती वे कैसे उठाती। शेफाली कुछ नहीं बोली। उससे कीर्ति की तरह बोल्ड नहीं हुआ जाता था। दोनों फिर लॉन में बैठ गईं और कीर्ति ने रजनीगंधा का गीत छेड़ दिया। आगे वाला घंटा भी गीत संगीत में ही डूब गया। इकोनॉमिक्स के पीरियड में सब लोग इकट्ठी हुई तो मिस शास्त्री की जाति की ही चर्चा चल रही थी। लड़कियां उन्हें कोस रही थी। सिर्फ सुरक्षा ने उनका पक्ष लिया। वह बोली कि कीर्ति और शेफाली अक्सर लॉन में या कैंटीन में बैठी रहती हैं, किसी भी पीरियड में समय से नहीं पहुंचती। आखिर टीचर कहाँ तक सब्र करे? वह बेचारी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शेम शेम के नारों ने उसे चुप करा दिया। मिसेस वर्मा अपनी बिनाका छाप मुस्कुराहट बिखेरती
कक्षा में ना आती तो पता नहीं यह हंगामा और कितनी देर चलता। नई मैडम के साथ नया विषय, नई बातें चल पड़ी। उनकी नींबू रंग की अमेरिकन जॉर्जेट कईयों को लुभा गई। कुछ लड़कियां उनके जूड़े की बेड़ियों में उलझ गईं, कुछ हेयर पिन्स की जोड़ बाकी में डूब गईं। पिछली बातें किसी को याद न रहीं सिवाय कीर्ति और शेफाली के। गनीमत थी कि मिस शास्त्री का पीरियड हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार पड़ता था। उसे एकदम गोल कर देने से भी उपस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। कीर्ति की यही सलाह थी, पर उसकी तुलना में शेफाली कुछ दब्बू स्वभाव की थी। फिर प्रिंसिपल मैडम का उसकी बुआ के यहाँ आना जाना था। उसे अक्सर डर लगा रहता कि शरारतों की भनक घर तक न पहुँच जाए। परिणाम यह हुआ कि अगली बार जब मिस शास्त्री की क्लास पड़ी तो दोनों समय से ही कक्षा में पहुँच गई थी। रोल कॉल लेने के बाद मिस शास्त्री कुर्सी से उठ आईं। टेबल से पीठ लगाकर खड़े होते हुए उन्होंने अपने सहज और सधे हुए स्वर में कहना प्रारंभ किया। शेर शाह सूरी के संबंध में लिखते हुए भी इतिहासकार इस बात पर एक मत हैं कि वह एक वीर, प्रतिभा संपन्न और राजनीति कुशल शासक था। बाद में अकबर ने भी उसकी कई नीतियों को ज्यों का त्यों ग्रहण किया। इससे उसकी योग्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह उसका दुर्भाग्य था कि मृत्यु ने इतनी जल्दी उसका वरण कर लिया। मे आई कम इन मिस? शेर शाह सूरी के शासनकाल से कक्षा एकदम 20वीं सदी में लौट आई थी। दरवाजे पर सुरक्षा खड़ी थी, हांफती हुई, साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती हुई। यस कम इन, मीठे स्वर में उत्तर मिला। पुस्तकें संभालती हुई सुरक्षा अपने स्थान पर आ बैठी। इस अन्याय को देखकर शेफाली के मन में एकदम कसमसाहट सी हुई, पर वह जब्त करके रह गई। लेक्चर आगे चल पड़ा था। हाँ, तो हम देख रहे थे कि मिस, कीर्ति एकदम तनकर खड़ी हो गई। दिस इज शेयर पार्शियलिटीज। पार्डन, ऑल लेट कमर्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कीर्ति ने रोब से उफनते हुए कहा। मिस शास्त्री कुछ क्षणों से घूरती नहीं, फिर बोली, प्लीज सिट डाउन। अब शेफाली को जोश आ रहा था। एक्सप्लेन करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, बैठ जाओ, मिस शास्त्री ने दबंग स्वर में कहा। कीर्ति का मन हुआ वॉकआउट कर जाए, पर शेफाली का भरोसा नहीं था, इसलिए चुपचाप बैठ गई। कक्षा में बड़ी देर तक खुसुर फुसुर होती रही। जब शोर कुछ थमा तो मिस शास्त्री ने कहा, सुना, क्या तुम लोगों में से कभी कोई लेट नहीं आया? क्या मैं सबको क्लास में अलाउ नहीं करती? इतना समझने की अक्ल तो मुझ में है कि कौन किस कारण से देर में आता है। यह लड़की है सुरक्षा। इसके घर में माँ बीमार हैं, 4 छोटे भाई बहन हैं। घर का सारा काम काज निपटा कर, सबको खिला पिलाकर 3 मील दूर से साइकिल पर आती है। धौंकनी की तरह चलती हुई उसकी सांस देखो। तुम लोग खुद अंदाज लगा सकती हो कि समय से पहुंचने के लिए उसने कितना प्रयास किया है। खैर, लेट अस कंटिन्यू। उनकी वाणी में फिर धार आई और एक बार फिर शेर शाह सूरी का साम्राज्य कक्षा में छा गया। मिस शास्त्री की आवाज़ के अतिरिक्त केवल पेन और पेंसिल की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। बाकी सब कुछ शांत था। कीर्ति और शेफाली के पेन भी चल रहे थे, पर उनके नोट्स में शेर शाह का नाम कहीं भी नहीं था। वे पास पास बैठी लिखित वार्तालाप कर रही थीं, जिसका रूप कुछ इस प्रकार था। कीर्ति, तुमने सफ़ेद कौवा देखा है? रोज देखती हूँ। काले कौवे के मुकाबले में उसकी आवाज़ कैसी लगती है? काला कौवा तो फिर भी सुर में काँव काँव करता है। दफ्तर की घड़ी को क्या हो गया? कहीं हार्ट फेल तो नहीं हो गया उसका? नहीं, वह टीपू सुल्तान की मैयत में गई है। अपनी धुन में इतनी मगन थी दोनों कि पता ही नहीं चला कब लेक्चर समाप्त हुआ, कब लड़कियों ने अपनी कॉपियां बंद कर दी। उन दोनों के पेन सर्राटे से चल रहे थे। बड़ी देर बाद उन्हें होश आया। देखा सारी कक्षा की आंखें उन्हीं पर केंद्रित हैं। हड़बड़ाहट के साथ उन्होंने अपनी कॉपियां बंद की और आंख उठाकर देखा, सामने अपनी कुर्सी पर बैठी मिस शास्त्री मुस्कुरा रही थी। सुनो भाई, मैं जरा देखना चाहती हूँ तुम लोग नोट्स कैसे लेती हो। आज कॉपियाँ ले जाऊंगी, कल लेती आऊंगी।
कल तो पीरियड है ही। वंदना, जरा इकट्ठा करना भाई। और वे उसी तरह मुस्कुराते हुए कक्षा से बाहर निकल गई। घंटे की भी प्रतीक्षा नहीं की। दूसरे दिन इतिहास के पीरियड में दोनों बहुत शान से दाखिल हुए। मिस शास्त्री को उन्होंने खूब छकाया था। शेफाली ने कॉपी में से कागज फाड़ लिए थे और कीर्ति ने तो कॉपी दी ही नहीं थी। अपनी शरारत का लिखित प्रमाण देने में तुक ही क्या था। मिस शास्त्री ने आते ही सारी कॉपियां वंदना को संभलवा दी। रोल कॉल लिया और फिर सहज भाव से पर्स खोलने लगी। बोली, पता है ना भाई, कल शाम कैसी आंधी आई थी। मैं उस समय तुम लोगों की कॉपियां देख रही थी। सारे कमरे में कॉपियां बिखर गई। उन्हें तो किसी तरह समेट लिया, पर ये अल्लम गल्लम सामान जो निकला, उनके मालिकों को पहचानना मुश्किल हो गया। यह रहा एक स्वेटर का नमूना। जिस किसी का भी हो, मैं इसे उतार कर ही लौटाऊंगी। ये लॉन्ड्री की रसीद बिमला शुक्ला की है। ये पोस्ट कार्ड सुरक्षा तुम्हारा है, याद से पोस्ट कर देना। यह एक गाना लिखा हुआ है, मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। रीता सक्सेना ने उठकर हाथ बढ़ा दिया। गाने का कागज उसे थमाते हुए वह बोली, बहुत प्यारा गीत है, ठीक से याद करके आना तो एक दिन सुनेंगे। और यह खत किसका है भाई? जन्मदिन की बधाई है शायद। एक नीला नोट पेपर उनकी अंगुलियों में झूल रहा था। सारी कक्षा चुप बैठी हुई थी। अरे, इसका कोई वारिस नहीं है? देखो, इस पर नाम तो नहीं है, पर यह इस तरह शुरू होता है। एकाएक शेफाली उठ खड़ी हुई। मिस, यह मेरी चिट्ठी है। तुम्हारी? किसने लिखी है तुम्हें? शेफाली कानों तक लाल हो आई, पर कीर्ति ने उसे उबार लिया। वह हमेशा की तरह तनकर खड़ी हो गई और बोली, यह खत मैंने लिखा है मिस, कोई ऐतराज? उसका स्वर आक्रामक था, पर मिस शास्त्री उसी स्वाभाविक शांत स्वर में बोली, अगर तुमने लिखा है तब तो कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि यह चवन्नी छाप शायर किसके पल्ले पड़ गया है। रियली आई वंडर। कीर्ति, ये कोटेशंस कहाँ से बटोर लाई तुम? मिस, शायद आपको किसी ने अब तक यह नहीं सिखाया कि दूसरों के पत्र पढ़ना असभ्यता है, एटिकेट्स के विरुद्ध है। कीर्ति की इस स्पष्टोक्ति से सारी क्लास स्तब्ध रह गई, पर मिस शास्त्री जरा भी विचलित नहीं हुई। बोली, जो कुछ बचपन में नहीं सीख पाई अब तुम लोगों से सीख लूंगी। चिंता मत करो, पर एक बात याद रखो, तुम लोगों के अपनी छात्राओं के पत्र पढ़ने का मुझे पूरा अधिकार है, उतना ही जितना तुम्हारी मम्मी को है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेजते, वह काम तो घर पर भी हो सकता है। वे लोग इतना खर्च उठाकर तुम्हें और भी कुछ सीखने समझने के लिए भेजते हैं। तुम्हारी मानसिक गठन के लिए, आचार व्यवहार के लिए, संस्कारों के लिए हम लोग भी उतने ही उत्तरदायी हैं। इसीलिए औपचारिकताओं के ये नियम हमारे साथ लागू नहीं होते। उनके इस स्पष्ट और निर्भीक उत्तर से कक्षा एकदम शांत हो गई थी। कीर्ति भी फूला हुआ मुंह लेकर नीचे बैठ गई थी। मिस शास्त्री ने शांत स्वर में आगे कहा, देखो कीर्ति, हम जो पढ़ाते हैं, जो लिखाते हैं, जो बोलते हैं, उसमें हमारे संस्कार परिलक्षित होते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। घंटे की कर्कश आवाज में उनकी बाकी बात डूब गई। उनके चले जाने के बाद भी उनकी गुरु गंभीर वाणी छात्राओं के कानों में गूंज रही थी। केवल कीर्ति गुस्से से उफन रही थी। चवन्नी छाप शायर का खिताब उसे बहुत अपमानित कर गया था। अपने अपमान की आग शांत करने के लिए उसने मेज पर पड़ी चिट्ठी क्लास में उछाल दी। लो पढ़ो इसे, बताओ तो जरा इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है। टीपू सुल्तान को कभी कभी ताव आ ही जाता है, सरिता बोली। मैं बताऊं, यह शेरो शायरी उनके पल्ले नहीं पड़ी होगी। गड़े मुर्दे उखाड़ने का धंधा है बेचारी का। बीना ने सहानुभूति प्रकट की। अरे, वे तो समझी होंगी किसी बॉयफ्रेंड का खत है। बेचारी डांटने के लिए कुलबुला रही थी। कीर्ति ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। यह आवाज यास्मीन की थी।
अच्छा होता जो मैं कह देती कि ब्रदर के दोस्त का पत्र है, शेफाली बोली। अब जबान खुली है आपकी, उस समय तो ताले पड़ गए थे। सच कह देती तो बड़ा मजा आता, कीर्ति ने हसरत भरे अंदाज में कहा। ये लोग जो मिस रह जाती हैं ना, प्रेम के नाम से ही चिढ़ने लगती हैं। मेरी एक बुआ है, उनका भी यही हाल है, बिमला ने जानकारी दी। इन बेचारी को कोई मिला ही ना होगा। विद्या को करुणा हो आई। अरे मिल भी जाता तो दूसरे ही दिन भागता नजर आता। इस मोर्टार गन के सामने कोई टिक सकता है भला? कीर्ति बोली। नहीं रे, यह बात नहीं है। वंदना के सहानुभूतिपूर्ण स्वर ने सबको चौंका दिया। पता है, अपने माँ बाप की अकेली लड़की है, भाई भी नहीं है। पेरेंट्स इतने बूढ़े हैं, पिताजी के तो एक हाथ भी नहीं है। इसी से शायद शादी नहीं की है अब तक। तभी तो अपनी परिस्थिति का गुबार हम पर उतारती हैं, शेफाली ने तुनक कर कहा। अगले हफ्ते जब शास्त्री का पीरियड आया, तब लड़कियों ने बोर्ड पर यह जुमला देखा, हाय कमबख्त, तूने पी ही नहीं। दूसरे दिन, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। फिर एक दिन, काकी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से। अगली बार, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। मतलब यह कि शेफाली हर बार कुछ अच्छा सा सोचकर आती और कीर्ति अपने खूबसूरत अक्षरों से उसे बोर्ड पर उतार देती। साथ वाली लड़कियों को भी इसमें मजा आने लगा। हर बार उत्सुकता बनी रहती कि इस बार क्या लिखा जाएगा। वे स्वयं भी कोई अच्छा सा शेर सुझाव के तौर पर ले आती, किंतु फिर भी खेल जम नहीं रहा था। जिनके लिए इतनी माथापच्ची की जा रही थी, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे उसी सहज भाव से कक्षा में आती, रोल कॉल लेती और लेक्चर शुरू कर देती। अगर कोई मानचित्र बनाना होता तो डस्टर उठाकर निर्लिप्त भाव से बोर्ड साफ कर देती और शुरू हो जाती। उनके चेहरे की रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता। धीरे धीरे इस शरारती जोड़ी का जोश भी ठंडा पड़ चला। एक पक्षी नोकझोंक भला कहाँ तक चलती। फिर जैसे जैसे परीक्षाएं निकट आती जा रही थीं, वातावरण अपने आप गंभीर हो चला था। पढ़ाई का भूत सबके सिर पर सवार हो गया था। बेकार की बातों के लिए समय नहीं था। फिर अचानक एक दिन घोषणा हो गई, फरवरी के प्रथम सप्ताह में वार्षिक स्नेह सम्मेलन होने जा रहा है। बस घोषणा क्या हुई, लड़कियों ने अपनी ओढ़ी हुई गंभीरता उतार फेंकी और जोर शोर से उत्सव की तैयारी में जुट गईं। साल भर में यही तो एक अवसर होता है प्रतिभा प्रदर्शन का। खेल कूद, वाद विवाद, निबंध, कविता, गीत, नृत्य, नाटक, अपनी अपनी रुचि के कार्यक्रमों का मंच सबके लिए खुला था। इस बहती गंगा में भी जो सूखी रह जाती थीं, वे दर्शक और श्रोता की भूमिका निभाती थीं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्नेह सम्मेलन आनंद और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। अंतिम दिन डिनर का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद सबसे ज्यादा आकर्षण इसी का होता था। अध्यापक और छात्राओं के बीच की औपचारिकता की दीवार उस दिन के लिए टूट जाती थी। सब लोग मिलकर खाते थे। दूसरे दिन सब लोगों के नाम पर फरमाइशी रिकॉर्ड्स बजते थे। उनसे बहुत मनोरंजन होता था। इस वर्ष फरमाइशी प्रोग्राम का भार कीर्ति और शेफाली ने अपने ऊपर ले लिया था। रिकॉर्ड्स का चुनाव शेफाली ने किया था और उन्हें अपने बेलौस अंदाज में प्रस्तुत किया कीर्ति ने। अपनी सूझबूझ का परिणाम देखने के लिए शेफाली स्टाफ के आसपास ही मंडरा रही थी। पहला गीत प्रिंसिपल मैडम के नाम था। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के। गीत के शुरू होते ही हॉल में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अपनी दीर्घ काया को हिलाते हुए वे बोली, तुम लोग कुछ भी कहो, अपनी मॉरिस को मैं छोड़ने वाली नहीं। बेचारी 20 साल से मेरा साथ दे रही है। मेरी ही तरह बूढ़ी और बेडौल है बेचारी।
दूसरा गीत वाइस प्रिंसिपल मिसेस चटर्जी के लिए था। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मिसेस चटर्जी का एकमात्र पुत्र इसी वर्ष अमेरिका से लौटा था। लौटते हुए एक अमेरिकन बहू साथ ले आया था। गीत बजते ही पंडाल तालियों से गूंज उठा। लोगों ने खुलकर दाद दी। फिर एनसीसी वाली मिस कर्णिक का नंबर था। कैंप में इस बार कॉलेज का ग्रुप पहले नंबर पर रहा था और मिस कर्णिक ने सबको पिक्चर दिखाने का वादा किया था। उनके लिए गीत बजा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। याद है, उन्होंने खड़े होकर सबको आश्वस्त करते हुए कहा। फिर मिसेस वर्मा की बारी थी। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है। मिसेस वर्मा नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। उनकी लव मैरिज थी। अब भी सुबह शाम मिस्टर वर्मा स्कूटर लेकर उन्हें लेने और छोड़ने आते रहे हैं। इस फरमाइशी चुटकी का स्टाफ मेंबर्स ने भी लाभ उठाया और मिसेस वर्मा को परेशान कर डाला। बेचारी शालीनता से मुस्कुराती रही। एक बार फिर माइक पर कीर्ति की आवाज गूंजी और अब देखिए मिस शास्त्री क्या गा रही हैं। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। गीत शुरू हुआ। आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, तब देखना। एकदम सन्नाटा सा खिंच गया। स्टाफ मेंबर्स पशोपेश में पड़ गईं। प्रिंसिपल मैडम का चेहरा तमतमा उठा। यह क्या बदतमीजी है, कहती हुई वह एकदम उठ खड़ी हुई, पर मिस शास्त्री ने उन्हें हाथ पकड़कर बिठा लिया। इट इज़ ऑल राइट मैडम, लेट देम एंजॉय। इसके बाद और भी गीत बजे। शेफाली ने बहुत दिमाग खपाकर लिस्ट तैयार की थी। चिड़चिड़े माली बाबा को भी नहीं बख्शा गया था। उसके लिए भी मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा बजाया गया। पर समा जो एक बार उखड़ा सो उखड़ा ही रहा। सबका मूड उखड़ गया था। एक तिरस्कार भरी उपेक्षा सबके चेहरों पर थी, जिसे शेफाली ने बहुत तीव्रता से अनुभव किया। और यह तिरस्कार, यह उपेक्षा गैदरिंग के बाद भी उनका पीछा करते रहे। कहीं कुछ भूल हो गई थी। उनसे किसी ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहा तो नहीं, पर वे इसे समझ गई थी। एक गहरी आत्मग्लानि में दोनों डूब सी गईं। उनका चहकता व्यक्तित्व कुछ दिनों के लिए एकदम शांत हो गया। फिर एक दिन नोटिस बोर्ड पर काले चौखाने में यह समाचार पढ़ा गया, We regret to announce the sad demise of Mrs. शास्त्री, mother of Miss जयंती शास्त्री। इसके साथ ही शोक सभा की सूचना भी थी और जैसा कि होता है, शोक सभा के बाद कॉलेज की छुट्टी कर दी गई। कक्षा की सब लड़कियां मिलकर मिस शास्त्री के घर जाने की योजना बनाने लगीं। कीर्ति और शेफाली को साथ जाना बड़ा अटपटा लग रहा था, पर पीछे छूट जाना और भी बुरा लग रहा था। आखिर उन्होंने सबका साथ देने का ही निर्णय कर लिया। शाम को सब लोग झुंड बनाकर मिस शास्त्री के घर पहुंच गईं। दरवाजे पर ही मिसेस वर्मा दिख गईं। उन लोगों को आश्चर्य भी नहीं हुआ। सभी जानती थी कि मिस शास्त्री और मिसेस वर्मा में गहरी छलती है। मिसेस वर्मा ने बैठने का संकेत किया तो वे वहीं छोटी सी दरी पर सिमटकर बैठ गईं। ऐसे मौकों पर क्या कहना चाहिए उन्हें कुछ भी पता नहीं था। अपनी सदाबहार मुस्कुराहट के अभाव में मिसेस वर्मा भी बड़ी पराई सी लग रही थी। वे भी चुपचाप मोड़े पर बैठी बुनाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने ही कहा, जयंती से मिलने आई हूं ना, पर वह तो बंबई गई है, 10-12 दिन बाद लौटेगी। बंबई इस वक्त? लड़कियों को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। उसका सारा परिवार वहीं है, भाई बहन, पिता, माँ तो खैर अब रही नहीं। लड़कियां असमंजस में पड़ गईं।
उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अभी आते समय फाटक के पास बगीचे में एक बुजुर्ग को देखा था। उनका एक ही हाथ था और वे उसी हाथ से खुरपी चला रहे थे। वंदना ने फुसफुसाकर बताया था, ये पिताजी हैं। तभी अंदर से एक बूढ़ी सी कांपती आवाज आई, कुसुम, कौन आया है? मिसेज वर्मा उठकर दरवाजे तक गईं और बोली, कॉलेज की लड़कियां हैं माताजी, जयंती से मिलने आई हैं। अच्छा। उधर तो कौतूहल शांत हो गया, पर लड़कियों के कौतूहल की सीमा नहीं थी। उनकी आंखें बार बार भीतर के दरवाजे की ओर उठ रही थीं और आपस में वे लोग खुसुर फुसुर कर रही थीं। आखिर मिसेस वर्मा ने ही उन्हें एक तरह से दफा करते हुए कहा, अब तुम लोग घर जाओ, अंधेरा हो चला है। मम्मी लोग चिंता करेंगी, कल अपनी क्लास में बात करेंगे। आश्चर्य में डूबी हुई सब लोग वहां से लौट आईं। दूसरे दिन मिसेस वर्मा कक्षा में आई तो सबकी आंखों में झांकती हुई उत्सुकता को उन्होंने सहज ही पढ़ लिया। मेज पर पेपर वेट गोल गोल घुमाते हुए वे बड़ी देर तक चुप बैठी रहीं। फिर बोली, लगता है आज तुम बैंकों की कार्यप्रणाली के विषय में जानने के मूड में नहीं हो। आपने बिल्कुल ठीक समझा है मैडम, सबने एक साथ कहा। हम आज कुछ और जानने के मूड में हैं। मुझे मालूम है तुम लोग क्या जानना चाहती हो। यह भी मालूम है कि तुम लोग मिस शास्त्री के परिवार के विषय में जानना चाहती हो। तो सुनो, उनका पूरा परिवार बंबई में है। यहाँ जो लोग हैं वे दलजीत के, जयंती के मंगेतर के माता पिता हैं। जी? विस्मय को अगर शब्दों में बांधा जा सकता है तो वह इस जी में साकार हो उठा था। मैडम, हमें सारी बात ठीक से समझाइए। सारी बात समझाने के लिए मुझे जयंती की पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी और जयंती इसे कभी पसंद नहीं करेगी। मैडम प्लीज, लड़कियों ने एक स्वर में मनुहार की। उनका अनुरोध टालना मिसेस वर्मा के लिए संभव नहीं हुआ। बहुत धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया। लड़कियां एकाग्र होकर सुनने लगीं। तुम्हें शायद मालूम ना हो, मैं और जयंती हाई स्कूल से साथ साथ पढ़ते आए हैं। हम लोगों ने साथ ही हाई स्कूल पास किया, साथ ही कॉलेज में दाखिला लिया और एक साथ ही बीए पास किया। एमए में जाकर हमारे विषय बदल गए, पर दोस्ती उसी तरह बरकरार रही। दलजीत भी फर्स्ट ईयर से हमारे साथ था, हमारा अच्छा मित्र था, पर जयंती का परिचय मित्रता की सीमा पार कर चुका था। मुझ पर ही सबसे पहले जयंती ने अपना राज खोला था। मैं उन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी उन दिनों। विद्यार्थी जीवन में तो इस तरह के प्रेम संबंधों का अपना मजा होता है, अपना थ्रिल होता है, पर एमए के अंतिम वर्ष में आते आते दोनों परेशान हो उठे। इस प्रेम कहानी का सुखद अंत अर्थात विवाह संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों मैडम? कारण कोई नया नहीं था, वही युग युगांतर वाला जाति भेद। जयंती का परिवार 56 नंबरी ब्राह्मण था तो दलजीत चौहान राजपूत। दोनों पक्ष अपने अपने कुल गौरव का हवा बनाए हुए थे। अपनी जिद से तिल भर भी हटने को तैयार नहीं थे। एमए के बाद और भी 2 वर्ष गुरुजनों की स्वीकृति की प्रतीक्षा में बीत गए। तब दलजीत ने कोर्ट मैरिज करने का प्रस्ताव किया, परंतु जयंती ने उसका प्रस्ताव साफ ठुकरा दिया। क्यों मैडम? जयंती का कहना था कि लड़की को तो माँ बाप का घर छोड़ना ही होता है, विवाह चाहे उसकी सम्मति से हो या ना हो, पर इस विवाह से दलजीत का घर छूट जाए यह उसे मंजूर नहीं था। दलजीत माता पिता की अकेली संतान था। पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और एक बाह जर्मनी की भेंट चढ़ाए थे। एक छोटी सी पेंशन और दलजीत के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। जयंती से विवाह करके दलजीत उन दोनों प्राणियों को असहाय छोड़ दे, यह जयंती को स्वीकार नहीं था। इसके बाद कुछ तो निराशा से उबरने के लिए और कुछ अपने राजपूती रक्त के कारण दलजीत सेना में चला गया।
जयंती ने भी नौकरी कर ली। साल भर बाद पहली छुट्टी में दलजीत घर आया। आते ही उसने अपना प्रस्ताव दोहराया, पर जयंती अपने निश्चय पर अडिग थी। वह उल्टे उसे किसी सजातीय कन्या से विवाह करने का आग्रह करने लगी। उन्हीं दिनों बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम छिड़ गया। छुट्टी के 8 दिन भी नहीं बीते थे और दलजीत का बुलावा आ गया। इस बार आलम यह था कि जयंती शादी की जिद पकड़े थी और दलजीत मना कर रहा था। वह जयंती को किसी प्रकार के बंधन में नहीं डालना चाहता था। जंग से लौटकर सोचेंगे, हर बात के लिए उसका यही उत्तर था। लेकिन जंग से दलजीत नहीं लौट सका। लौटा उसका सामान और उसके शहीद होने का समाचार। उस समाचार से जयंती के मन पर जो बीती, उसे शब्दों में बांधना कठिन है। हम लोगों को तो यह डर हो गया था कि कहीं वह पागल ना हो जाए। महीने भर में उसकी शक्ल ऐसी हो गई जैसे बरसों से बीमार हो। अपने दुख का पहला ज्वर उतरते ही उसे उन 2 अभागे प्राणियों का ध्यान आया जो इस संसार में एकदम अकेले असहाय छूट गए थे। उसने अपने आप को दलजीत के घर को ही समर्पित कर दिया। अपने पिता से उसने कहा, आपके तो और भी बच्चे हैं, पर इन बेचारों को अब देखने वाला कौन है? मुझे बहू के रूप में नहीं स्वीकार कर सके थे वे, पर बेटी के रूप में तो अपना ही लेंगे, मुझे विश्वास है। तब से उसका यही घर है, यही माता पिता है। विवाह की बात उठती है तो कह देती है, इन दोनों प्राणियों समेत जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं उसी का वरण करूंगी। अब ऐसा त्यागी महात्मा इस देश में तो मिलने से रहा। मिसेस वर्मा ने अपनी कहानी समाप्त की। कक्षा में एकदम स्तब्धता थी, जैसे कोई उदात्त और दुखांत फिल्म अभी अभी समाप्त हुई हो। थोड़ी देर बाद वंदना ने स्तब्धता भंग की। मैडम, मिस शास्त्री तो अभी 10-12 दिन बाहर रहेंगी, फिर यहाँ कौन देखेगा? यहाँ का भार मैंने ले लिया है, तभी तो उसका पांव यहाँ से निकल सका। आपको तो बहुत परेशानी होती होगी फिर। हाँ, थोड़ी बहुत तो होती है, पर इतना भी ना किया तो दोस्ती किस काम की। दरअसल उसने जो त्याग किया है, कर रही है, उसकी तुलना में हमारी परेशानी है ही कितनी। बस पप्पू के लिए थोड़ी चिंता होती है, उसे कभी छोड़ा नहीं है ना। और यह कहते कहते मिसेज वर्मा का स्वर थोड़ा कांप सा गया। मैडम, सबने देखा कीर्ति हमेशा की तरह तनकर खड़ी हो गई है। मैडम, घर पर तो मेरे दादाजी हैं, उनका सारा काम मैं करती हूँ। बूढ़े लोगों की सेवा टहल का मुझे अच्छा अनुभव है। आप आज्ञा दें तो मैं आपका हाथ बटाने आ जाया करूँ। तुम? विस्मय से मिसेज वर्मा की आंखें फैल गईं। क्या हर्ज है मैडम, तब आप पप्पू को भी साथ रख सकेंगी और काम भी आसानी से होता रहेगा। प्लीज मैडम, लेट मी डू दिस मंच। उसके स्वर की आर्द्रता से सब चकित थे। और शेफाली अपने आप पर भुनभुना रही थी कि ऐन वक्त पर उसे सांप क्यों सूंघ जाता है। जब भी कोई कहने लायक बात होती है, कीर्ति बाजी मार ले जाती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।